मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, नए बैच में हम लोग क्लास 11th के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। क्लास 12th में हिंदी का निर्णय बैच और क्लास 12th का इंग्लिश का निर्णय बैच दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है। आपको बताते चलें, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा में एनसीईआरटी का अपना एक अलग महत्व है, खास करके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में। एनसीईआरटी के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के नोट्स के साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकती हैं उनको भी फोकस करके हम आपके बीच में लेकर के आए हैं इम्पॉर्टेंट श्रृंखला, जिसे हम निर्णय बैच के नाम से जानते हैं। हमने आपसे कहा था कि निर्णय बैच हमारा वह आपका हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जितने भी मित्र देख रहे हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर 8004109989 पे व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करने के बाद आप टीजीटी पीजीटी या एलटी कुछ लिख करके हमें मैसेज करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बता दें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगला चैप्टर जो आपका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके लिए भी यह ज़रूरी होगा कि हम बेसिक चीज़ों को सीख पाएँ। हम उम्मीद करेंगे कि आप कंसंट्रेट होकर के पूरी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इस श्रृंखला के सभी वीडियोज़ को देखेंगे। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, यानी एक चैप्टर 2 से 3 वीडियोज में कंप्लीट होंगे। एक चैप्टर के कंप्लीट होने के तुरंत बाद उस चैप्टर से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और एनसीईआरटी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है और स्वागत है आपका फिर से एक बार स्टडी विद प्रदीप पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म लिखा गया है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा गया है। आप सब लोग जानते हैं हिंदी में रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग जनन कहते हैं। जनन का मतलब होता है कि अपने जैसी संतान को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। देखिए क्या लिखा गया है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक जैव वैज्ञानिक क्रिया है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, जिसमें हम नई संतानों को यानी नए संतानों को पैदा करते हैं, वो भी किससे? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो पहले से पाए जाने वाले जीव हैं या पहले से पाए जाने वाले जीव हैं, उनसे हम नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, वह भी उसी पेरेंट जैसे होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो एक जैविक क्रिया है या बायोलॉजिकल क्रिया है। हम ऐसे कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों? देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं धरती पे, उन सभी ऑर्गेनिज्म की एक सर्टेन लाइफ टाइम है, यानी लाइफ पीरियड है, टाइम पीरियड है, जिसे हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। वह सर्टेन लाइफ पीरियड या तो उनकी नेचुरल डेथ होती है या तो उनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है। किसी न किसी तरह से उनकी डेथ होना लाजमी है, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जैसी ऑफस्प्रिंग धरती पर होनी चाहिए, जिससे वह लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे। इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जैसे मान लेते हैं कि डायनासोर की कंटिन्यूटी नहीं बन पाए तो जुरैसिक पीरियड के बाद डायनासोर क्या हो गए? इंस्टिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं रेप्टाइल्स हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी इंस्टिंक्ट होते जा रहे हैं। कारण क्या है? उन्हें रेड डाटा सूची में पहले इंडेंजर्ड सूची में रखा जाता है, फिर उसके बाद जब वो विलुप्त हो जाते हैं तो उन्हें हम इंस्टिंक्ट सूची में डाल देते हैं, यानी इंस्टिंक्ट इंडेक्स में डाल दिया जाता है। कारण क्या होता है कि या तो उनके लिए इन्वायरमेंटल चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप डार्विन की एक थ्योरी पढ़ेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर, इसी क्लास 12th वाले श्रृंखला में आएगा, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा जो अपने आप को फिट मानेगा, यानी जो इन्वायरमेंट के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फिट होगा वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, वरना उसकी डेथ हो जाएगी।
अब बात आती है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा हम बात करते हुए चलेंगे तो आप चीज़ों को कहानी के मार्फत ज़्यादा समझ पाएंगे। टू पॉइंट मैं पढ़ के तो निकल जाऊंगा, लेकिन काम काम की चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए आप कंसंट्रेट होकर के बस मोबाइल को अपने पास रखिए और कंसंट्रेट होकर के सुनिए। इच्छा करे देखिए या मत देखिए, लेकिन बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बहुत काम की बातें करूंगा, फालतू बातें मैं एक भी शब्द नहीं करने वाला हूँ। ये मान के चलिए कि जो भी 30-35 मिनट की वीडियो होगी मैं लगातार काम की बातें करने वाला हूँ। मैंने कहा डार्विन की थ्योरी में आपने पढ़ा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जिएगा जो यहाँ पे फिट बैठेगा। बात हो रही थी कि अगर हम सभी लाइफ स्पान की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके जीवन काल अलग अलग होते हैं। इवन एक ही बॉडी में अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में पाए जाने वाली सेलों की लाइफ साइकिल में भी वेरिएशन पाया जाता है। यानी ह्यूमन बॉडी के आर्गन जो हैं इनमें भी वेरिएशन पाया जाता है। जैसे हम सबसे छोटे आर्गन की बात करें, अगर हम सेल पे चले जाएं तो मान लीजिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पान में कितना अंतर होता है आप जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको अगर हम बताएं टीथ के बारे में, तो जो मिल्क टीथ होता है उसकी भी लाइफ स्पान कितनी होती है, परमानेंट टीथ की क्या होती है। यानी हमारे बॉडी में जो आर्गन पाए जाते हैं अगर उनको भी हम एक जीव माने तो भी उनकी एक लाइफ स्पान होती। उसी प्रकार से ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी एक सर्टेन लाइफ टाइम होती है। और वह लाइफ टाइम क्या होती है, उसी को लाइफ पीरियड कहते हैं या लाइफ स्पान कहते हैं। तो उसके बाद उनकी डेथ होती। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी डेथ नहीं होती है। यानी कुछ न कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की, कुछ दिन की, कुछ घंटे की, कुछ साल की, कुछ महीनों की होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। अब चलिए देखते हैं लाइफ स्पान में क्या लिखा गया। द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ। देखिए लाइफ स्पान किस पे डिपेंड करता है, नेचुरल डेथ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति की एज है, मान लेते हैं हम 77 ईयर है, और वह ह्यूमन बीइंग को 32 ईयर में एक्सीडेंट होता है और वह डेथ कर जाता है। ये तो किसी को नहीं पता है कि उसकी लाइफ कितनी थी, लेकिन जब वो मर गया तो ये मरने के बाद हम ये जान गए कि इसकी लाइफ स्पान इतनी ही थी। तो अब वो जब मर गया तो उसकी लाइफ स्पान तो बन गई, लेकिन उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है। उसकी डेथ कैसे हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई। हम काउंटेबल किसको रखेंगे, उन्हीं को काउंटेबल रखेंगे जो नेचुरल डेथ में आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पान। कह रहा किसी भी ऑर्गेनिज्म की वह समय काल या समयावधि जो उसके जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक का समय होता है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें कंफर्म हो गई। लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों की, किसमें होती, बटरफ्लाई में होती 1 से 2 सप्ताह की। 2000 ऑफ ईयर यानी हजारों साल की होती, किसके, बनियान ट्री यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसकी हजारों साल की उम्र होती। यानी लाइफ स्पान में वेरिएशन पाया जाता है। क्लियर हो गया। आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो प्रश्न आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछे जाते हैं। वहाँ पे रटी रटाई चीज़ें काम नहीं आती, कॉन्सेप्ट में आई हुई चीज़ें ही काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आप जब साइड बुक देखेंगे, जो भी क्लास 12th की साइड बुक देखें या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की साइड बुक देखेंगे, तो उस बुक में आपके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को 3 टाइप में बताया गया। हालांकि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कितने टाइप का होता है, आपसे डायरेक्ट उसके अंदर का पार्ट पूछा जाएगा। लेकिन आपसे अगर पूछ भी लिया जाए तो भी आप 2 टाइप का बताएंगे, चूँकि एनसीईआरटी 2 टाइप की बता रही, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन द वेदर देयर इज 1 or 2 ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। कह रहा एक ऑर्गेनिज्म के ही या तो 2 ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में भाग लेने के बिहाफ पे हम रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी वह रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, और वह रिप्रोडक्शन जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म यानी मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व हों। ऐसे रिप्रोडक्शन की बेसिस पे हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे आ जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। व्हेन द ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट, जब कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो यानी पैदा हो, लेकिन वो किससे पैदा हो, सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट से पैदा हो, विद और विदाउट माफ करिएगा,
अब यहाँ पे बात हो रही थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे तो कह रहा है व्हेन द ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट, कह रहा है प्रोड्यूस होगा किससे, सिंगल पेरेंट से, विथ आर विदाउट, यानी या तो जुड़े हों या तो हों, विथ आर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, या तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो या गैमीट का फॉर्मेशन ना हो। पेरेंट कैसे होंगे, सिंगल होंगे। पेरेंट्स कैसे होंगे, तो बात हो रही थी कि यहाँ पे चाहे गैमीट बने, यानी गैमीट मतलब मेल में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अगर प्लांट होगा तो मेल में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो कह रहा है कि चाहे गैमीट बने या गैमीट ना बने, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो और वह भी पेरेंट कैसा हो, पेरेंट सिंगल हो, ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। द प्रोडक्शन इज कॉल्ड, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन टू पेरेंट्स, यानी दो पेरेंट होने चाहिए। दो पेरेंट मतलब है कि दो होने चाहिए, एक मेल एक फीमेल, यानी अपोजिट होने चाहिए। दो मेल फीमेल होने, मतलब एक मेल और एक फीमेल होने चाहिए, दो पेरेंट होने चाहिए, अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। पार्टिसिपेट्स इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये दोनों लोग मिल करके भाग लेंगे किसमें, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और इसमें एक काम और होगा कि मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होगा, यानी दोनों आपस में मिलेंगे। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट का मिलना भी होगा और गैमीट मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे ऐसा प्रतीत लग रहा है। ठीक है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है और उसमें डिटेल में दिया गया था। हम लोग डिटेल में इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखेंगे when the offspring is produced by single parent with or without the involvement of the gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction। ये तो ऊपर की डिफिनीशन है। नीचे आ जाइए, यूजली फॉलोड बाय द ऑर्गेनिज्म विद द रिलेटिव स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। किस में पाया जाता है, सिंपलर या स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें यह पाया जाता है, यानी देखा जाता है किसमें, किंगडम मोनेरा में और किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा में आप जानते हैं सभी प्रोकैरियोट पाए जाते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म में मोस्टली देखा जाता है कि ये जो होते हैं क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि सिंपलर फॉर्म होता है। आप जानते हैं मोनरा जो होता है यह भी यूनिसेक्सुअल होता है और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, यह भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, माफ करिएगा। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो यूकैरियोटिक होता है और किंगडम मोनेरा जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रोकैरियोटिक होता है। और ये दोनों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, फिर भी मोस्टली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, कह रहा जो संतान पैदा होती है वो किससे पैदा होती है, सिंगल पेरेंट से ही पैदा होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्राइटेरिया है कुछ। विद अथवा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, कह रहा जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रही है, यानी जो संतान पैदा हो रही है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द जेनेटिकली, यानी जीन के बिहाफ पे, मॉर्फोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे सिमिलर, यानी समान होते हैं। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप इनका इक्वल होता है टू ईच अदर, एक दूसरे के, यानी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। और ऐसे कंडीशन में इसे क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यानी इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिटी इज नोन एज क्लोन। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिटी रखते हों, समानता रखते हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लोन्स कहते हैं। आई होप कि आप इस बात को क्लियर कर लिए होंगे। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, मैंने कहा ना प्रोटिस्टा जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आर.एच. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने 1969 में जो है एक किंगडम सिस्टम दिया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर ने बताया कि जो है पहला किंगडम था मोनेरा, सभी प्रोकैरियोट को रख दिए। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा था, सभी यूनिसेलुलर
यूकैरियोट को रख दिया गया। और उसके बाद तीसरा किंगडम जो था वो था किंगडम फंजाई, और फंजाई में सभी जो हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट को रखा गया। किंगडम 4 आ गया प्लांटी, जिसमें ऑटोट्रॉपिक प्लांट आ गया। किंगडम 5 आ गया जिसे एनिमेलिया, सभी हेट्रोट्रॉपिक एनिमल आ गए। ठीक है, तो बात हो रही थी यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा एंड मोनिरा द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 एंड गिव राइट टू द न्यू इंडिविजुअल। कह रहा जो पेरेंट सेल है, चूंकि ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोश के होते हैं। ऐसी स्थिति में इनके जो पेरेंट कोशिकाएं हैं, मातृ कोशिकाएं होती हैं, वह डिवाइड करती हैं और 1 से 2 कोशिकाओं में डिवाइड कर जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसका निर्माण हो जाता है, 2 आइडेंटिकल इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, या इसी को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसी को हम सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, या इसी को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं, आपको बताना है। पहला है बाइनरी फिजन। पहला कौन है, बाइनरी फिजन। इन दिस मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स। सेल क्या करती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। रैपिडली, तेजी के साथ ग्रो इनटू एडल्ट, और एडल्ट का निर्माण कर लेती। किस में पाया जाता है, अमीबा में और पैरामीशियम में। आपने अगर यूथ पब्लिकेशन का या घटना चक्र पब्लिकेशन का आपने प्रैक्टिस पेपर देखा होगा, तो उसमें पहला प्रश्न यहाँ से, पहला या दूसरा प्रश्न आप देखेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा गया मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपसे अभी मैं बताऊँगा क्या पूछा गया था। उसके बाद नंबर 2 पे आता है बडिंग। नंबर 2 पे कौन आता है, ये अमीबा हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है बडिंग। इन मेनी ऑर्गेनिज्म स्मॉल बड आर प्रोड्यूस। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पे छोटे छोटे बड आ जाते हैं, यानी कलियाँ बन जाती हैं। दैट रिमेन डी अटैच्ड इनिशियली इन द पेरेंट। शुरुआत में मम्मी पापा से जुड़े रहते हैं, यानी जो पेरेंट बॉडी होती है उससे जुड़े रहते हैं। एंड देन इट सेपरेटेड टू ऑन मेच्योरेशन। जैसे ही इनका मेच्योरेशन आता है, यानी परिपक्वावस्था आती है, ये परिपक्व होने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और न्यू ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसा किस में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। किस में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई, किसकी, फंजाई। देखिए हम लोग माइनर बॉटनी है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। वायरस है, बैक्टीरिया है, प्लांटी है, इनमें उसके बाद फंजाई है, उसके बाद वहाँ पे आपकी एल्गी है। इन सबको, उसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का तो पढ़ेंगे ही, साथ में इन सबको भी पढ़ेंगे, चूँकि हमारे कोर्स का एक मेजर हिस्सा है। अगर आप बॉटनी का सिलेबस देखे होंगे तो बॉटनी के सिलेबस में आप देखेंगे कि इन सबसे वायरस से उसके बाद वायरस है, वायरस के बाद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद फंजाई है, फंजाई के बाद एल्गी है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा है, उसके बाद टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। ये मेजर पार्ट है आपके सिलेबस का, एक मेजर हिस्सा है। लगभग बॉटनी का 70% हिस्सा ये कवर कर रहा है। 70 नहीं 60% कह सकते हैं। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले यहाँ आप देख लें, मेंबर ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपलर प्लांट such as the algae produce through the special asexual reproductive structure such as। कह रहा है ये कुछ ऐसे फंजाई हैं और एल्गी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ विशेष स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं। उस स्ट्रक्चर के बारे में हमको समझना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर। जैसे इसमें सबसे जो कॉमन है वो कौन है, जूस्पोर है। दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। कह रहा है यह माइक्रोस्कोपिक होता है और मोटाइल होता है, यानी गतिशील होता है। और यह स्ट्रक्चर कैसा होता है, गतिशील होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए इंसिस्टिंग है। इंसिस्टिंग मतलब इसके ऊपर के एक कवरिंग वाल आ जाती है। यहाँ पे देखिए ये है जो स्पोर है, और जो स्पोर के ऊपर एक क्या हो जाता है, कवरिंग वाल आ जाती है, इंसिस्टिंग कहते हैं। और सिस्ट वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब तक ये सिस्ट वाल टूटेगी नहीं तब तक स्पोर वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, और जब सिस्ट वाल टूटेगी तो ये स्पोर कन्वर्ट हो जाएगा और इसके फेवरेबल कंडीशन आने पे डेवलप करके नए ऑर्गेनिज्म का जन्म कर लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कोनिडिया का स्ट्रक्चर किस में बनता है, पेनिसिलियम में। कोनिडिया स्ट्रक्चर किस में आता है, बस ऐसे यहीं से रट लेना। कोनिडिया स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में। बड किस में बनता है, हाइड्रा में। जिम्यूल फॉर्मेशन किस में होता है, स्पंज में। ठीक है, ये सारी चीज़ें एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम नोटेटम आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, फंजाई है। बर्ड का फॉर्मेशन हाइड्रा में होता है, एनिमल है। और उसके बाद जिम्यूल फॉर्मेशन किस में होता है, जिम्यूल फॉर्मेशन स्पंज में होता है, जो कि एनिमल है।
इंसिस्टेशन क्या होता है, यहाँ पे था ना इंसिस्टेशन, यहाँ पे देखिए ऊपर डायग्राम में था इंसिस्टेशन, ये था ना इंसिस्टिंग सेल। इंसिस्टेशन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब उसकी कंडीशन कैसी हो, विपरीत हो। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब विपरीत अवस्था में द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, अपने ऊपर 3 स्तरों की हार्ड कवरिंग का निर्माण कर लेता है। आर्सिस्ट वाल बना लेता है अराउंड इटसेल्फ, अपने ऊपर यह एक मोटी लेयर बना लेता है। और वह लेयर कितनी होती है, हार्ड होती है और 3 लेयर से मिलकर के बनी होती हैं। तो यहाँ से एक लेयर बना लेता है। दिस फेनामिना इज कॉल्ड इंसेस्टेशन, इसी प्रक्रिया को इंसेस्टेशन कहते हैं। अब नंबर आता है स्पोरुलेशन किसे कहा जाता है। ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशन, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन वापस लौटती है, द सिस्ट वाल ब्रस्ट, सिस्ट वाल फट जाती है, टूट जाती है और द स्पोर्स इज लिबरेटेड, स्पोर्स अभी बाहर निकल आते हैं इन द सराउंडिंग मीडियम, जिस मीडियम में वह रहता है, चाहे वाटर हो, वाटर ही रहेगा, उस सराउंडिंग मीडियम में निकल आएंगे टू ग्रो अप, और वहाँ पे ग्रो करते हैं इनटू द मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, नोन एज द स्पोरुलेशन, क्या कहा जाता है, स्पोरुलेशन कहा जाता है। कह रहा है कि इंसिस्टेशन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर 3 लेयर की एक दीवार बना लेंगे और वह दीवार उसे प्रोटेक्ट करती है, ऐसी दीवार को इंसिस्टेशन कहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा वह दीवार ब्रस्ट कर जाएगी, टूट जाएगी, और जब दीवार ब्रस्ट करेगी तो वहाँ से स्पोर जर्मिनेट होने लगेंगे और ऐसी कंडीशन को स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे आ जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एन द एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन इट्स लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक भाग है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जो कि प्लांट में पाया जाता है। और प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे कि लीव्स है, स्टेम है और रूट है, इन्हीं के मार्फत ये जो है रिप्रोडक्शन करने लगता है। This can occurs through the fragmentation, regeneration और specific vegetative propagation। क्या अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है या स्पेसिफिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है और ये पाया जाता है। अब अगली हेडिंग है टाइप ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भाग। आपको यह पीडीएफ हमारे नंबर 8004109989 पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को अवश्य प्राप्त करें। यदि आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और यदि आप सक्षम हैं तो 99 रुपये मिनिमम चार्ज है, आप अवश्य प्रदान करें ताकि इससे जो है चैनल आपके बेहतरी के लिए ज़्यादा कार्य कर पाएगा। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कह रहा है नेचुरल दिस अकर्स व्हेन प्लांट ग्रो एंड डेवलप, ठीक है, नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। कह रहा कि इसमें जो है प्लांट ग्रो करेगा, अपनी नई बॉडी का निर्माण करेगा, लेकिन ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी इसमें ह्यूमन एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी इनेबल्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द एडवेंटिशियस रूट, दस न्यू प्लांट में इमर्ज फ्रॉम द रूट स्टेम एंड लीव्स पेरेंट प्लांट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट हैं कुछ और उससे जन्म होने लेने वाले पौधे हैं। जैसे रूट के थ्रू किसमें होता है, डहेलिया में। रिप्रोडक्शन किसमें होता है रूट के थ्रू, डहेलिया में, स्वीट पोटैटो में और गुआवा में। स्टेम के थ्रू कहाँ होता है, स्टेम में अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे कि मान लो ट्यूबर बन गया पोटैटो में, बल्ब का फॉर्मेशन हो गया किसमें, गार्लिक में और ओनियन में। वहीं पे राइजोम का फॉर्मेशन हो जाता है, राइजोम का फॉर्मेशन किसमें हो जाता है, जिंजर में। उसके बाद टर्मरिक में और बनाना में। शक्कर का फॉर्मेशन किसमें होता है, मिंट में या क्राइसेंथेमम में। रनर्स किसमें हो जाते हैं, ऑक्जेलिस में। स्टोलान जैस्मिन में। और ऑफसेट किसमें है, इकॉर्निया में। किसमें, इकॉर्निया में। और लीव्स के द्वारा किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइलम में होता है। यह पॉइंट आपको सदा के लिए याद करके रखनी होगी। यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य मैच करने वाला मिलेगा, ये मैं पूरे गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मैच करने के लिए टीजीटी में या एलटी में अवश्य आने वाला है। तो आप ज़रूर अंडरलाइन करें और इस चीज़ को याद करके रखें। हो सके तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं।
Artificial vegetative propagation, this is the type of the vegetative propagation carried out the human on the field and laboratory। कह रहा आर्टिफिशियल में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी इसमें इंटरफेरेंस करेगी और यह एक्टिविटी चाहे फील्ड में हो चाहे लैब में हो, लेकिन होगी जरूर, यानी ह्यूमन की इंटरफेरेंस इसमें होना लाजमी है और ज़रूर होगा। जैसे पहला है कटिंग। कटिंग में क्या होगा, कटिंग इन दिस द पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली ए स्टेम और लीफ कट एंड प्लांटेड टू द सॉइल। कह रहा है इसमें या तो स्टेम को या तो लीफ को काट करके और उससे मिट्टी में प्लांट कर दिया जाता है, जिससे उसमें नए पौधे का जन्म हो जाता है। दिस कटिंग आर समथिंग ट्रीटेड विद द हार्मोन्स टू इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। कह रहा है इसमें कुछ हार्मोन लगा दिए जाते हैं जिससे इसमें जल्दी से रूट का डेवलपमेंट होने लगता है। दिस न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एडवेंटिशियस रूट डेवलपिंग फ्रॉम द कटिंग। कह रहा कटिंग की जगह पे वहाँ से रूट आने लगेगी और नए पौधे का जन्म हो जाता है। आपने गुलाब लगाया होगा कभी तो आपने देखा होगा, ठीक है। नंबर 2 है ग्राफ्टिंग। इन दिस इस मेथड में द कटिंग फ्रॉम सम अदर plant is attached to the stem of the plant rooted in the ground. This tissue of the graft become integrated with the tissue of the rooted plant and develop to the single plant of the world over time। कह रहा ग्राफ्टिंग में क्या काम करेंगे, एक पौधे का एक हिस्सा यानी स्टेम को और दूसरे पौधे के रूट वाले हिस्से को काट लेंगे और उस हिस्से को काटेंगे जो रूट मिट्टी में लगी हुई, उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्लांट कर देंगे, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो कुछ दिन में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है लेयरिंग। इन दिस द स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंट इनटू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द सॉइल। कह रहा है कि वह स्टेम क्या होता है, मिट्टी के नीचे दब जाता है और वहाँ से रूट डेवलप होने लगती हैं। ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। अगर इसको सेपरेट कर दें तो नए पौधे का निर्माण भी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है आपका किसका, टिश्यू कल्चर का। किसका है, टिश्यू कल्चर का है। तो टिश्यू कल्चर पे आ जाते हैं। टिश्यू कल्चर में दिया गया है टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू आर सेल इन एंड द आर्टिफिशियल मीडियम। कह रहा टिश्यू को हमें ग्रो कराना है और वह भी कहाँ कराएंगे, आर्टिफिशियल एक मीडियम में ग्रो कराएंगे, यानी मिट्टी में नहीं, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया जाएगा। दिस इज टिपिकली फैसिलिटेटेड वाया यूज ऑफ द लिक्विड सेमी सॉलिड आर सॉलिड टिपिकली ग्रोथ मीडियम सच एज द अगार मीडियम। कह रहा अगार मीडियम लेंगे और उस अगार मीडियम में इन सबको हम, चाहे वो सॉलिड होगा चाहे सेमी सॉलिड होगा चाहे लिक्विड कंडीशन होगी, वहाँ पे इन्हें जर्मिनेट कराएंगे यानी पौधे को ग्रो कराएंगे और जो टिश्यू से कैलस बनेगा उसी कैलस से जब प्लांट का डेवलपमेंट होगा तो उसे हम ले चल के दूसरी जगह पे लगा देंगे, ठीक है। अब नंबर आ गया वाटर हाइसेंथ का। आपके कोर्स में लिखा गया है वाटर हाइसेंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है और इसको वन ऑफ द मोस्ट वीड्स है। एक प्रकार के वीड्स मतलब होता खरपतवार, एक प्रकार का खरपतवार है। ग्रो एवरीवेयर इन द स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पे भी वाटर स्थिर है, स्थिर जल है, रुका हुआ पानी है, वहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं। ड्रेन्स ऑक्सीजन एंड वाटर लीड टू द डेथ ऑफ फिश। कह रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन को सक कर लेता है, चूस लेता है या कम कर देता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल यानी फिश की मौत होने लगती है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बिकॉज इट्स प्रिटी फ्लावर। इसको इंडिया में इसलिए लाया गया था कि इसमें सुंदर फूल के कारण इसे, यानी प्रिटी फ्लावर के कारण और इसके पत्ती की सुंदर संरचना के कारण इसे भारत में लाया गया था। और आज भारत सरकार के बहुत सारे पैसे इसकी सफाई में खर्च हो जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर इन द फेनामेना रेट, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगली टॉपिक आपकी किसकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी मेल और फीमेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होगा। बाय टू इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंडिविजुअल से। ये इंडिविजुअल कैसे होने चाहिए, ये इंडिविजुअल जो होते हैं अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, यानी एक मेल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, ठीक है।
ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, कह रहा है जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वह मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से आए रिजल्ट यानी जाइगोट जो बनेगा उससे डेवलप करके किसका निर्माण होगा, और ये निर्माण होगा तो उसका बताइए, जल्दी बताइए। ऑफ स्प्रिंग का आइडेंटिकल टू ईच अदर्स आर द पेरेंट, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे। ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शेयर ए स्मॉलर पैटर्न और रिप्रोडक्शन, कह रहा है सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी एक ही जैसा पैटर्न शेयर करते हैं, मतलब चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे हायर ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लगभग एक जैसी होती है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। यानी वही जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, घटनाएं एक जैसी होती हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट रिजल्ट इन ऑफ स्प्रिंग डेट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, कह रहा है कि यहाँ पे जो नॉट आइडेंटिकल होंगे, पेरेंट के कैसे होंगे, नॉट आइडेंटिकल होंगे। जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होगा। भले आपको चेहरा मार्फोलॉजी मिलती हुई नज़र आती होगी, लेकिन जीन लेवल पे जाएंगे जब जेनेटिकली देखा जाएगा तो इनसे पैदा होने वाली संतान यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो संतान होगी पेरेंट से जेनेटिकली डिफर होती है। मार्फोलॉजी कई बार मम्मी पापा का चेहरा जो है बच्चे से मैच करता है, लेकिन जो है अंदर के बॉडी में अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली ये कभी भी सेम नहीं होते हैं, अनआइडेंटिकल होते हैं। डिफरेंट फेज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाली कुछ घटनाएं। पहला है जुवेनाइल फेज, दिस पीरियड बिटवीन ग्रो बर्थ टू द सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी वह अवस्था जब पैदा होने के लेकर के और सेक्सुअल मेच्योरिटी आने तक की बीच की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। दिस प्लांट इन प्लांट इट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव फेज, और पौधे में इस अवस्था को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जैसे ही जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज का अंत होता है नए फेज की बिगिनिंग होती है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है, ठीक है। जन्म से लेकर के और रिप्रोडक्शन जब तक ना शुरू हो यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप ना हो तब तक की अवस्था जो होती है उसे जुवेनाइल फेज या तो वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। जुवेनाइल फेज एनिमल में और वेजिटेटिव फेज प्लांट में कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वेजिटेटिव फेज का लास्ट हिस्सा होता है यानी अंतिम अवस्था आती है, तुरंत ही किसका, रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग अवस्था आ जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में कुछ समझेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज, सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग पर्टिकुलरली सीजन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग पर्टिकुलर सीजन में करते हैं, एंड सम अदर फ्लावर ऑफ द ऑल सीजन, और कुछ ऐसे होते हैं जो 12 महीने होते हैं यानी 12 मासी होते हैं। सम अदर प्लांट लाइक बम्बो, जैसे कि कुछ प्लांट में एक प्लांट है बम्बो यानी बांस की बात हो रही, स्पीसीज फ्लावर्स वंस इन द लाइफ, इनके पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर आता है। ये 50 से 100 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना जो है ये नील कुंजी कहा जाता है और इसमें फ्लावर 12 वर्ष में एक बार आता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से नोट कर लिया। आगे बढ़िए। द फीमेल, ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी, ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इनको आपको याद रखना होगा। आगे बढ़िए। द फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंज, कह रहा है जो प्लेसेंटा वाले एनिमल होते हैं, प्लेसेंटा मतलब एक पार्ट बॉडी का वह हिस्सा जो एम्ब्रियो का और माँ के यूट्रस से बीच में अटैचमेंट का कारण बनता है उसी को प्लेसेंटा कहता है। यानी वह हिस्सा जो फीटस और मदर्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है उसी को प्लेसेंटा कहा जाता है। तो जो प्लेसेंटल एनिमल है यानी जो बच्चे पैदा करने वाले एनिमल हैं, एग्जिबिट साइक्लिक चेंज, उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेज पाए जाते हैं और वो साइक्लिक चेंज कहाँ होते हैं, ओवरी में होते हैं। एंड एसेसरी ग्लैंड, और कुछ एसेसरी ग्लैंड से भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। पहला कौन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है इट अकर्स इन द मंकी, एप एंड द ह्यूमन बीइंग। ये किस में पाया जाता है, मंकी में पाया जाता है, एप्स में पाया जाता है और किस में, ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली पीरियड होता है और हर महीने 28 से 29 दिन के गैप पे ये चलती रहती है। साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 3 फेज, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी फेज। 3 फेज से यह साइकिल कंप्लीट होती है। एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है और सिक्रेटरी फेज होता है।
ब्लड फ्लो इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल, साइकिल की स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक ब्लड का फ्लो होता है। द ब्रोकन ऑफ द एंडोमेट्रियम, किसके टूटने से ऐसा होता है? एंडोमेट्रियम। और किसकी एंडोमेट्रियम दीवार कहाँ पाई जाती है? एंडोमेट्रियम या यूट्रस में पाया जाता है। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के टूटने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। फीमेल डज नॉट परमिट कपुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, फीमेल मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में परमिट नहीं देती हैं कपुलेशन के लिए। ओस्ट्रस साइकिल इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट, किस में पाया जाता है? ओस्ट्रस साइकिल या इसी को हीट पीरियड कहते हैं। और किस में पाया जाता है? नॉन प्राइमेट में पाया जाता है, जैसे कि काऊ, सीप और रैट में। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द ओस्ट्रस और हीट पीरियड, कह रहा है इसे जो है कम समय में होते हैं और इसे हम हीट पीरियड कहते हैं या तो ओस्ट्रस पीरियड कहा जाता है। ब्लड डज नॉट फ्लो, इस पीरियड में ब्लड का फ्लो नहीं होता है। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीएब्जॉर्ब, जो एंडोमेट्रियम इनकी टूटती है, इनकी भी एंडोमेट्रियम टूटती है, यही लाइन याद रखना है कि इनकी भी यूट्रस के एंडोमेट्रियम टूटती है, लेकिन इसके ब्लड को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी वो ब्लड बाहर नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद फीमेल परमिट कपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और फीमेल इस पीरियड में कपुलेशन के लिए क्या करती है? परमिट दे देती हैं, यानी जब इनका वो एंडोमेट्रियम टूटता है उसी पीरियड में फीमेल परमिट देती हैं, किसके लिए? कपुलेशन के लिए। बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, कह रहा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे हार्मोन का इम्पोर्टेंस होता है और ये पूरा पार्टिसिपेट करता है। सेंटेंस फेज इट इज एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, यह रिप्रोडक्टिव फेज का अंतिम अवस्था होती है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू द डेथ, और ये अंतिम अवस्था होती है, इसके बाद क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन में, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की होने वाली घटनाएं, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तीन घटनाएं आपकी पाई जाती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले एक को देखते हैं और इसका क्या नाम है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है? ऑल इवेंट्स प्रायर टू फ्यूजन ऑफ द गैमीट, इसमें जो होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। एंड इंक्लूडेड इन इट इन दिस इवेंट इंक्लूड गैमीटोजेंसिस, इसमें पहली घटना क्या होती है? गैमीटोजेंसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड गैमीट ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट, यानी दो घटनाएं होती हैं, गैमीट का बनना और गैमीट का ट्रांसफर होना। किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो घटनाएं होती हैं, गैमीट का बनना और गैमीट का ट्रांसफर होना। गैमीटोजेंसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, गैमीटोजेंसिस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमीट का बनना। गैमीट्स आर हैप्लॉइड, गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। सेल विच में बी सिमिलर आर डिसिमिलर, जो कि या तो समान हो सकते हैं या अथवा डिसिमिलर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर इन एल्गी बोथ गैमीट्स आर सिमिलर, कह रहा है जो एल्गी होती है इसमें दोनों गैमीट कैसे पाए जाते हैं? सिमिलर पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। आपने वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ा होगा बीएससी इत्यादि में, तो आपको पता होगा, और क्लास 12 के जो स्टूडेंट होंगे वो याद रखें कि सिर्फ वॉल्वॉक्स एक एल्गी है और इस एल्गी का जो गैमीट होता है यानी वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। और जब सिमिलर होते हैं तो सिमिलर के लिए हम लोग होमो लगाते हैं, यानी होमोगैमिट या आइसोगैमिट्स भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर हो गया? इन हायर ऑर्गेनिज्म, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, दीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमीट आर कॉल्ड हेट्रोगैमीट, कह रहा है यहाँ पे दो गैमीट बनते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऐसे गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोगैमीट कहते हैं। मेल गैमीट आर कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड स्पर्म, ये मेल गैमीट को क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड कहते हैं या स्पर्म कहते हैं। वेयर एज द फीमेल गैमीट को ओवम आर एग कहा जाता है। इन फंजाई प्लांट एंड प्लांट्स homothallic and monoecious term are used to denote the bisexual condition and heterothallic and dioecious are used by the unisexual condition। इस टर्म को आप याद रखेंगे, इसे अंडरलाइन करेंगे और इसे याद रखेंगे इस पैराग्राफ को। कह रहा है फंजाई के अंतर्गत आने वाले हाई होमोथैलिक कंडीशन किसको कहते हैं? मोनोसियस को कहते हैं। होमोथैलिक एंड मोनोसियस टर्म एट द डोनेट बाय द बाइसेक्सुअल, यानी ऐसे आर्गन जो दो सेक्स आर्गन को एक साथ रखते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों आर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएं, उन्हें होमोथैलिक अथवा मोनोसियस कहा जाता है।
कंडीशन कहा जाता है। अगर हेट्रोथैलिक और डायोसियस कंडीशन किसे कहते हैं, जब ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो, यानी मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, ऐसी कंडीशन को यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, हेट्रोथैलिक कहते हैं। और अगर जो कंडीशन ऐसी हो कि बाइसेक्सुअल हो, यानी मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाएं, आर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएं, मेल फीमेल आर्गन, इसे होमोथैलिक भी कहते हैं और मोनोसियस भी कहते हैं। ये कहाँ होता है, प्लांट में होता है, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट द मेल फ्लावर्स बियरिंग स्टमेन। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें यानी एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो मेल प्लांट किसको बियर करता है, स्टमेन को बियर करता है, वेयर एज द फीमेल प्लांट किसको बियर करता है, पिस्टिल को बियर करता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बियर करता है। इन एनिमल, कुछ एनिमल में, एनिमल स्पीसीज विच पॉसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, कह रहा है कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें दोनों मेल और फीमेल गैमीट पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आर्गन आर सेम इंडिविजुअल, कह रहा है दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही इंडिविजुअल में यानी एक ही जीव में पाए जाएं, ऐसे आर्गन्स को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, अथवा हर्माप्रोडाइट कहा जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, हर्माप्रोडाइट। मैंने फिर से कहा कि ऐसे एनिमल जिसमें मेल और फीमेल बॉडी आर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएं, ऐसे आर्गन्स को हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माप्रोडाइट कहते हैं। ये कौन होते हैं, अर्थवार्म होते हैं, स्पंज होते हैं, टेपवार्म होते हैं। एंड बोथ हैव आइदर मेल और फीमेल गैमीट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, कह रहा बाकी जो होते हैं मेल और फीमेल रखने वाले क्या कहते हैं, मेल अलग हों और फीमेल अलग हों, ऐसे को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जैसे कॉकरोच है, ह्यूमन बीन है। ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड, सभी गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड हो जाता है। क्लियर है, सभी गैमीट हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट कैसा हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। हेट्रोगैमीट्स में आ जाते हैं। गैमीट ट्रांसफर, ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये हमको लगता है टेबल का था, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब नंबर दूसरी घटना कौन सी है, गैमीट ट्रांसफर की। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट्स आर मोटाइल, आप ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल गैमीट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो वेयर्स फीमेल गैमीट आर नॉन मोटाइल, और जबकि फीमेल गैमीट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक्सेप्ट लिखा गया है, फंजाई एंड एल्गी बोथ गैमीट्स आर मोटाइल। फंजाई और एल्गी के दोनों गैमीट यानी मेल और फीमेल दोनों गैमीट कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। यहाँ से आपको याद रखना होगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से, कि वहाँ पे दिया गया था कि कोई गैमीट का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट में कंपैरिजन करना था। और आजकल जो क्वेश्चन का फेज होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो कंपैरिजन पे आप याद रखेंगे अगर एल्गी और फंजाई के कोई ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा गया होगा तो उसके मेल और फीमेल दोनों गैमीट कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। इस चीज़ को अपने कंसंट्रेशन में बना करके आप अपने माइंड में अभी से सेट कर लें। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कह रहा दूसरा ट्रांसफर क्या होता है कि जब स्टिग्मा जो होता है वो कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन चला जाता है। इसे एक टर्म के रूप में बताया जाता है जिसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। द pollen grain germinate on the stigma and produce to pollen tube and delivers to the male gamete to the near of the ovule। और ये जो है फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओव्यूल में pollen tube की सहायता से अपने pollen grain को पहुंचा देता है, यानी गैमीट को पहुंचा देता है। सेकेंड घटना क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मैंने कहा तीन घटनाएं होंगी। एक होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत आपने दो चीज़ें पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी गैमीटोजेंसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। अब नंबर 2 पे आ गए हैं, और नंबर 2 किसका है, आपका फर्टिलाइजेशन का। किसका है, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। कह रहा मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहलाता है। इट्स रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, इसके रिजल्ट में क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कह रहा वह प्रक्रिया कि नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और यह किस में पाया जाता है, हनी बी में पाया जाता है, रोटिफर्स में पाए जाते हैं, और किस में पाए जाते हैं, लिजर्ड्स में पाए जाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल यानी बाहर के इन्वायरमेंट में, और एक होता है इंटरनल यानी इनर साइड ऑफ द बॉडी।
Syngamy occurs without outside of the body to form organism large number of the gamete एंड रिलीज टू द सराउंडिंग मीडियम। कह रहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे नंबर से अपने गैमीट को वाटर में यानी आउटसाइड का जो मीडियम है उसमें सिक्रीट कर देते हैं और वह मोटाइल होते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो वहाँ पे फ्यूजन होता है यानी सिंगेमी होती है, और उसके बाद क्या हो जाता है उनके लार्वा बन जाएंगे या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें ऐसा किस में होता है, बोनी फिशों में होता है और एम्फीबिया में होता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, सिंगेमी अकर्स इनसाइड ऑफ द बॉडी। सिंगेमी कहाँ होगी, बॉडी के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे नंबर ऑफ स्पर्म जाते हैं, ओवा के साथ प्रोड्यूस होते हैं, और किस में पाए जाते हैं, ये बर्ड्स में पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं, मैमल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नंबर 3, जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कह रहा है जाइगोट के बनने के बाद की जितनी भी घटनाएं होंगी उसे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के रूप में जानते हैं। इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कह रहा है यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल मीडिया वाटर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कहाँ पे होगा, बॉडी के बाहर होगा, और इंटरनल होगा तो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस। अगली घटना क्या होगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। कह रहा है जाइगोट की सहायता से एम्ब्रियो का बनना ही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग दिस जाइगोट, इस जाइगोट की अवस्था में अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएट करती है और नंबर ऑफ सेल का डेवलपमेंट होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। बीबीपेरस एंड ओबीपेरस, दो तरह के एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओबीपेरस अंडे देने वाले को ओबीपेरस कहते हैं, और जो लोग बच्चे पैदा करते हैं उसे बीबीपेरस कहते हैं, जैसे ह्यूमन डॉग हार्स हैं। और ओबीपेरस में कौन आ जाता है, रेप्टाइल है और बर्ड्स हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेपेल, पेटल एंड स्टामेन, जो सेपेल है, पेटल है और स्टामेन है ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, कह रहा है सब गिर जाते हैं। द जाइगोट डेवलप्स, और जाइगोट का डेवलपमेंट होता है इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल इनटू सीड, और ओव्यूल किस में बना लेता है, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड, और ओव्यूल से किसका निर्माण हो जाता है, सीड का। द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, और ओवरी से किसका निर्माण हो जाता है, फ्रूट का। विच डेवलप टू थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, और जो ऊपर से कवरिंग हो जाती है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, फ्रूट की प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। आफ्टर डिस्पर्सल, और जब फ्रूट बन जाता है, फ्रूट पक जाता है, तो वहाँ से सीड का डिस्पर्सल होता है। सीड जर्मिनेट एंड फेवरेबल कंडीशन एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और इस प्रकार से नए प्लांट का फिर जन्म हो जाता है। और एक लाइफ साइकिल आपने कंप्लीट कर दी। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। इतने मेजर फैक्ट थे हमने आपको बता दिए हैं। अब आपका काम है कि आप इसको पढ़ें, समझें, बुक से पढ़ें चाहे नोट से पढ़ें, इसे पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस पेपर में ज़रूर इन्वॉल्व हों। प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।